नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से स्टूडेंट के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो है एम्स नॉट सेट सीआरपीएफ ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड स्टाफ नर्स और एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाला है विद रैशनल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोज सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे जो हमारा एमसीक्यू सेशन चलता है वो मेनली एमपीसीएचओ के बेस के ऊपर चलता है, और रात को 9:30 बजे हम बात करते हैं नॉट सेट के बारे में, एम्स के बारे में, पीजीआई के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इसी कड़ी के अंदर आज का ये हमारा शाम का जो वीडियो है उसमें हम लेके आए हैं कुछ कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसको समझिए आराम से और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम थायराइडेक्टमी, है ना, जो सर्जरी हुई है मरीज की, उस सर्जरी का नाम है थायराइडेक्टमी, और उससे मरीज जो है वो क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। टेल द नर्स आई फील नमनेस एंड माई फेस इज ट्विचिंग। थायराइडेक्टमी नाम का सर्जरी हुआ है, सर्जरी से मरीज जो है वो रिकवर कर रहा है, और वो नर्स से क्या कह रहा है कि आई फील, मैं ये महसूस कर रहा हूं, नमनेस एंड माई फेस इज ट्विचिंग, मैं नमनेस फील कर रहा हूं और मेरे फेस के अंदर ट्विचिंग हो रही है। ये प्रॉब्लम मरीज जो है वो आपको बता रहा है। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट इनिशियल एक्शन, एज ए नर्स आपका सबसे बेस्ट इनिशियल एक्शन क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। थायराइडेक्टमी सर्जरी के बाद में मरीज फील कर रहा है ट्विचिंग और नमनेस, तो बेस्ट इनिशियल एक्शन एज ए नर्स आपका वहां पे क्या रहेगा। फर्स्ट है ऑफर माउथ केयर, सेकेंड है लूजन द नेक ड्रेसिंग, थर्ड है नोटिफाई द फिजिशियन, और फोर्थ है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज द ओनली एक्शन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। थायराइडेक्टमी सर्जरी, थायराइडेक्टमी जब सर्जरी की जाती है तो इसके पीछे जो ग्लैंड होती है उसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो नंबर में 4 होती है, और जब आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दोगे तो वो अपने आप रिमूव हो गई। जब वो रिमूव होती है तो वो सिक्रेट करती है एक हार्मोन, पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। इस पैराथार्मोन का काम है कि बोन में से कैल्शियम को ब्लड में डालना। अब जब पैराथार्मोन की कमी होगी तो ब्लड जो है, अपना ब्लड, उसमें कैल्शियम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ब्लड में कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया के क्लिनिकल साइन है नमनेस एंड ट्विचिंग इन द फेस, फेस में नमनेस और ट्विचिंग, इसको बोलते हैं वॉस्टेक साइन, ट्रोसाउ साइन, हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। तो फेशियल एरिया में ये नमनेस और ट्विचिंग मूवमेंट जो है ये वॉस्टेक साइन कहलाते हैं, और वॉस्टेक साइन हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। हाइपोकैल्सीमिया होने का रीजन है पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी, और पैराथार्मोन कम होने का कारण है पैराथायरॉइड ग्लैंड का रिमूव हो जाना। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हाइपोकैल्सीमिया अगर मरीज को है तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होना चाहिए, ये अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ रहा है। आप माउथ केयर देंगे, क्या इससे ठीक हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये जवाब तो खोटा है। आप मरीज के नेक की ड्रेसिंग को लूज करेंगे, क्या इससे कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाएगा, जवाब है नहीं, इसका मतलब ये जवाब भी क्या बनेगा, खोटा। आप डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को, ये एकमात्र एक्शन है, तो ये भी खोटा जवाब है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करने से कोई मरीज के सिम्टम ठीक नहीं होंगे। हाइपोकैल्सीमिया एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, और वी हैव टू नोटिफाई द फिजिशियन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एक्शन है कि हमें नोटिफाई करना पड़ेगा फिजिशियन को। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब भी मरीज को हाइपोकैल्सीमिया हुआ हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है और उस हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो सी इज द करेक्ट वन। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा और सही से ऑप्शन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कतई जहर क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना अपन सोचते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
कि ए क्लाइंट इज अंडरगोन इंसर्जन ऑफ इसोफेजियल गैस्ट्रिक बैलून ट्यूब। सेंगस्टेकन ब्लैकमोरे नाम का एक ट्यूब होता है, इसको हम इसोफेजियल गैस्ट्रिक बैलून ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। वो मरीज को आप इंसर्ट कर रहे हो। विच इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग अबाउट द पर्पज ऑफ द डिवाइस। ये जो डिवाइस आप इंसर्ट कर रहे हो, इस डिवाइस को इंसर्ट करने का पर्पज क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप एज ए नर्स वहां पे देना प्रीफर करोगे, टीचिंग दोगे कि ये जो ट्यूब आप इंसर्ट कर रहे हो, इसको इंसर्ट करने का मेन मोटो, मेन पर्पज क्या है, इस डिवाइस को इंसर्ट करने का मेन पर्पज क्या है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है द डिवाइस अप्लाइड प्रेशर टू द वेन इन द इसोफेगस एंड स्टोमक। ये जो डिवाइस है ये प्रेशर अप्लाई करता है, डिवाइस जो है वो अप्लाई करता है प्रेशर, और कहां अप्लाई कर रहा है प्रेशर, वेन इन द इसोफेगस एंड स्टोमक। जो इसोफेगस और स्टोमक की वेन है उसके ऊपर ये डिवाइस जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दूसरा, इट इज यूज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एसाइटिस, ये एसाइटिस के एक्यूमुलेट होने को प्रिवेंट करता है। अगला बोल रहा है इट इज प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ आर्टरीज इन द इसोफेगस, ये इसोफेगस में आर्टरी से होने वाली ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, आर्टीरियल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। और अगला है द डॉक्टर विल यूज द ट्यूब, डॉक्टर इस ट्यूब को यूज करते हैं इंजेक्ट करने के लिए स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन इन द इसोफेजियल वेरिसेज। इसोफेजियल वेरिसेज में स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन को जो है वहां पे इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको जवाब देना है कि इसोफेजियल गैस्ट्रिक बैलून ट्यूब का मेन रोल क्या है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ये जो ट्यूब है इसोफेजियल गैस्ट्रिक बैलून ट्यूब, ये इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर काम में ली जाती है। और इसोफेजियल वेरिसेज में इसोफेगस के अंदर जो अल्सर बने हैं, जो वेन है इसोफेगस की, जो स्टोमक की, उस वेन से क्या हो रही है, ब्लीडिंग होती है ना। वहां पे वेन जो है वो क्या करती है, ब्लीड करती है, ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस वेनी साइड के ऊपर, उस ब्लीडिंग साइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है, प्रेशर। और उस प्रेशर को अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैलून, बैलून की मदद से ब्लीडिंग पॉइंट के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ब्लीडिंग पॉइंट पे बैलून की मदद से प्रेशर को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर रहेगा। इस ट्यूब को, इस बैलून को हम काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन लिखे हैं वो बिल्कुल खोटे जवाब है, एक ही सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन 1 कि डिवाइस अप्लाई करता है प्रेशर, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है प्रेशर अप्लाई करने की। और कहां पे प्रेशर अप्लाई करता है, वेन के ऊपर। और कौन सी वेन के ऊपर, इसोफेगस और स्टोमक की वेन के ऊपर। और जब उनके ऊपर प्रेशर लगेगा तो वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये प्रेशर अप्लाई करेगा वेन के ऊपर, इसोफेगस और स्टोमक की वेन के ऊपर, और वहां से ब्लीडिंग होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये एसाइटिस को के फ्लूइड को एक्यूमुलेट होने को प्रिवेंट करता है, तो ये एसाइटिस को प्रिवेंट नहीं करता है। एसाइटिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियम कैविटी, तो ये इसका काम नहीं है। एसाइटिस अगर रोकना है या उसको ठीक करना है तो आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, एल्ब्यूमिन देने पड़ेंगे, वो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। आपको एफएफपी देना पड़ेगा, प्लाज्मा देना पड़ेगा, है ना, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एसाइटिस का इलाज है। ये एसाइटिस का इलाज नहीं है। डायूरेटिक देने पड़ेंगे उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में, वाटर को कम करने में। अगला है इट विल प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ आर्टरीज, तो ये वीनस प्रेशर है, वीनस ब्लीडिंग होता है, आर्टरियल ब्लीडिंग नहीं है और उसके ऊपर काम नहीं करता है। और लास्ट है ये ट्यूब इंजेक्ट करेंगे स्क्लेरोजिंग सॉल्यूशन, ये स्क्लेरोथेरेपी कहलाती है, जिसमें ये बैलून और ये ट्यूब काम में नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये यूज किया जाता है प्रेशर अप्लाई करने के लिए वेन ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक। ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आराम से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट है, और बहुत बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के जवाब देना सीखिएगा, क्योंकि इन सब को करने से आपका वो माइंड मेकअप होगा जो आपको नॉर्थ सेट में सफलता दिलाएगा। गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू ए केमिकल डिपेंडेंसी यूनिट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एल्कोहलिज्म। जो बीमारी है मरीज को वो कौन सी है, एल्कोहलिज्म। Which question is a part of alcoholism assessment tool called the CAGE questionnaire? Alcoholism वाले मरीज में CAGE questionnaire चलती है असेसमेंट के रूप में, है ना। CAGE सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, CAGE जो CAGE questionnaire है वो किसके अंदर काम में लेते हैं, तो ये एल्कोहलिज्म के मरीज में एल्कोहलिज्म का असेसमेंट करने के लिए काम में ली जाने वाली एक
क्वेश्चनरीज है। इस क्वेश्चनरी में जो कंपोनेंट आते हैं उनमें से एक कंपोनेंट का जिक्र यहाँ पे किया गया है, आपसे पूछा गया वो कौन सा कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है हाउ ऑफन डू यू हैव ड्रिंक कंटेनिंग अल्कोहल, तो ये केज क्वेश्चनरीज में नहीं आता है, इसलिए खोटा जवाब है। बी ऑप्शन कह रहा है हैव पीपल एनॉयड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग, क्या कुछ लोग तुम्हारी ड्रिंकिंग की वजह से तुम्हें एनॉयड करते हैं, अवॉइड करते हैं, तुमसे बात नहीं करते हैं, तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। यस, ये क्वेश्चनरी जो है, ये क्वेश्चन जो है वो केज क्वेश्चनरी में आता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। ये केज क्वेश्चनरी का ही क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है हैव यू समवन एल्स एवर बीन इंजर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ योर ड्रिंकिंग, ये केज क्वेश्चनरी का हिस्सा नहीं बनेगा। और लास्ट है हाउ मेनी ड्रिंक्स कंटेनिंग अल्कोहल डू यू हैव ऑन द टिपिकल डे व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, ये भी केज क्वेश्चनरीज का हिस्सा नहीं बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल खोटे जवाब है, क्योंकि केज क्वेश्चनरीज के हिस्से नहीं है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि एकमात्र क्वेश्चन है जो केज क्वेश्चनरीज में आता है। अब केज क्वेश्चनरीज क्या होती है, इसका डिटेल थियोरेटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे और ऑफलाइन स्टडी इसकी हम करते हैं, तो अगर आपको करना है तो यू कैन अप्रोच नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, #NNI। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और कंसेप्चुअल, कतई जहर क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जवाब देने का कोशिश करिएगा, कहीं हड़बड़ाहट नहीं करिए, आराम से पढ़िए क्या बोल रहा है। देखिएगा, क्लाइंट हैज एन ऑर्डर टू रिमूव नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मरीज को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई थी और ऑर्डर क्या मिल गया कि हटा दो, क्या हटा दो, एनजी ट्यूब हटा दो। विच इज द करेक्ट नर्सिंग एक्शन टू रिमूव द ट्यूब, क्या ट्यूब को रिमूव करने का सबसे करेक्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। मरीज को एनजी ट्यूब लगी हुई थी, ऑर्डर मिला कि इसको हटा दो, तो सबसे करेक्ट तरीका क्या है ट्यूब को हटाने का। पहला है अप्लाई स्टेराइल ग्लव्स एंड अनटैप द ट्यूब फ्रॉम द क्लाइंट फेस, स्टेराइल जो है ग्लव्स अप्लाई करो और ट्यूब को अनटैप कर दो मरीज के फेस से। पुल द टैप आउट 2 इंच, पोज 2 मिनट्स, रिपीट अंटिल द एंटायर ट्यूब इज रिमूव्ड, जो ट्यूब है उसको 2 इंच बाहर खींचो, 2 मिनट का पोज दो, फिर 2 इंच बाहर खींचो, 2 मिनट का पोज दो, फिर 2 इंच बाहर खींचो, और जब तक ट्यूब बाहर नहीं आ जाती यही प्रोसीजर करेंगे। अगला है स्टिल 30 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन बिफोर रिमूविंग द ट्यूब, 30 ml NG नॉर्मल सलाइन वहां पे डालेंगे और फिर ट्यूब को रिमूव करेंगे। और लास्ट है पुल द ट्यूब आउट स्टेडली एंड स्मूथली व्हाइल कीपिंग इट पिंच्ड, ट्यूब जो है उसको पिंच करके स्टेडली और स्मूथली, मतलब आराम से और लगातार फटाक से ट्यूब को बाहर निकाल दो। ये 4 में से ऐसा क्या तरीका रहेगा जब आप एनजी ट्यूब को रिमूव करेंगे तब। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, समझिएगा। जब आप ट्यूब को रिमूव कर रहे हो तो मरीज जो है उसकी ट्यूब को रिमूव करते समय आपको क्या करना है कि ट्यूब को 3 से 6 सेकंड में, 3 to 6 सेकंड में उसको रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेकंड में उसको खींच लो, ये तरीका भी गलत है। आराम से खींचो लेकिन लगातार खींचो और 3 से 6 सेकंड में आपकी ट्यूब बाहर आ जानी चाहिए। बाहर निकलते समय ट्यूब जो है उसको ऐसे पकड़ के लटकाना नहीं है, उस ट्यूब को आपको हाथ के ऊपर लपेटते हुए उसको बाहर निकालना है और उसको डिस्कार्ड कर देना, मरीज को वो दिखना नहीं चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तरीका है ट्यूब को निकालने का और लगातार उसको निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्लव्स पहन के आप जो है फेस के टेप को, ट्यूब को हटा दो, ये खोटा जवाब है। 2 इंच निकालो, 2 मिनट रुको, 2 इंच निकालो, ये बिल्कुल ही खोटा जवाब है। रुकना नहीं है, लगातार करना है, निकालना है। और 30 ml नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट नहीं करते हैं, एयर जरूर इंजेक्ट कर देते हैं 30 ml, पर नॉर्मल सलाइन को इंजेक्ट करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, इससे उल्टा एस्पिरेशन की रिस्क बढ़ेगी मरीज की। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ये काम नहीं करते हैं ट्यूब हटाते समय। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ट्यूब को जो है वो लगातार बाहर खींचो और स्मूथली खींचो और फिर ट्यूब को रिमूव हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसको लगातार खींचते हुए उसको रिमूव कर देना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के ध्यान से जवाब देंगे तो गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट विद सिरोसिस का मरीज है और उसमें एसाइटिस होता है तो पैरासेंटेसिस कर रहे हो आप। सिरोसिस का मरीज है, सिरोसिस के मरीज में क्या होता है, एसाइटिस होता है। एसाइटिस एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का इकट्ठा होना,
और उसमें पैरासिंथेसिस कर रहे हो, मतलब फ्लूइड को आप रिमूव कर रहे हो। हाउ विल द नर्स पोजिशन द क्लाइंट फॉर द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को करने के लिए नर्स क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देगी। पैरासिंथेसिस जब कैरिड आउट करेंगे तो इस पैरासिंथेसिस वाले प्रोसीजर को करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे। टिनल नंबर, लाइंग ऑन द राइट साइड, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड और सिटिंग पोजीशन, 4 तरह की पोजीशन है। पैरासिंथेसिस में कौन सा पोजीशन देते हैं। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है और ये बताता है कि आपकी स्टडी कुछ अच्छे लेवल की है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल डी बनेगा, सिटिंग पोजीशन देते हैं पैरासिंथेसिस के समय। एसाइटिस का मरीज है, अगर आप फ्लूइड रिमूव करना चाहते हो तो फ्लूइड रिमूव करते समय सबसे बेस्ट और अच्छा पोजीशन माना जाता है सिटिंग, और उससे फ्लूइड जो है वो आराम से रिमूव होगा। एक और बात ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी आप एसाइटिस को रिमूव करते हो, फ्लूइड को रिमूव करते हो, पैरासिंथेसिस करते हो, तो मरीज का ब्लैडर जो है उसको पहले ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, उसको पहले एम्प्टी करो और फिर जो है वो नीडल को इंसर्ट करो लोअर एब्डोमेन के अंदर। अगर आप सीधा नीडल को इंसर्ट करते हो और मरीज का ब्लैडर भरा हुआ है तो उसके पंचर होने की संभावना होती है यूरिनरी ब्लैडर की। तो पहले मरीज को वॉइड करने का बोलते हैं पैरासिंथेसिस के प्रोसीजर से पहले, और वॉइड करने के बाद में मरीज को पैरासिंथेसिस करते हैं और सिटिंग पोजीशन में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग ए नीडल इन द लोअर एब्डोमेन बिलो द अम्बिलिकस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी। टिनल नंबर, लेफ्ट साइड लाइन या राइट साइड लाइन पोजीशन जो है ये इनकरेक्ट है। ये पोजीशन पैरासिंथेसिस वाले प्रोसीजर के लिए काम में नहीं ली जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है प्ले स्टोर पे टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का ऐप आपको वहां मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल कर देना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे देनी है। ये ऐप लेके आया है MPCHO टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज। 35 टेस्ट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें 30 पेड टेस्ट है और 5 बिल्कुल फ्री टेस्ट है। लेकिन फ्री टेस्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप पेड टेस्ट जो है उसको खरीदते हैं, तो आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये एक टेस्ट सीरीज रिलीज की गई है। इस टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी नोवल ऐप के ऊपर मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में 1000 प्लस MCQs रहेंगे MPCHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, और इन MCQ में वो सब चीजें इंक्लूड की गई है जो CHO के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिहार CHO का एग्जाम था उससे पहले जो भी हमने MCQ दिए वो हूबहू बिना ऑप्शन के रिपीट हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत मदद करने वाली है MPCHO के पेपर्स के अंदर। टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है वो बहुत ही बेसिक प्राइस रखी हुई है, 299 ओनली, सिर्फ 299 रुपए के अंदर 1000 प्लस MCQ फॉर 1 मंथ। रोजाना एक टेस्ट आपको मिलेगा सुबह 9 बजे, वो 24 घंटे के लिए अवेलेबिलिटी रहेगा, आप कभी भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो टेस्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे। इस टेस्ट को सॉल्व करके आप अपने स्कोर का लगातार आकलन कर सकते हो, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप इस MCQ सेशन जो हम करते हैं उसके ऊपर आप अपना डाउट पुट कर सकते हो, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ये जो टेस्ट है इसको अगर आपको खरीदना है तो आप गूगल पे या फोन पे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 7272029029, इस नंबर के ऊपर आप गूगल पे या फोन पे अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर करना होगा। तो उसके करने के बाद में आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएगी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, वहां पे ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो शुरू हो चुकी है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अप्रोच कर लीजिए। 2:30 बजे से इवनिंग बैच वहां पे चलता है। बिल्कुल कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है MPCHO, CRPF, एम्स नॉर्सेट, PGI चंडीगढ़, ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बेसिक कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ में टेस्ट सीरीज और MCQs प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो आप आज ही अप्रोच करें और टीम नोवल के साथ में जुड़ के अपने सुनहरे भविष्य की नींव को आज ही रखने का प्रयत्न शुरू कर देवे। ऑल दी वेरी बेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म था आप लोगों के लिए जहां पे आप जुड़ के अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं इस एग्जाम को, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और कतई जहर क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्लाइंट हैज ए वेगल नर्व स्टिमुलेशन
इज प्लेस टू प्रिवेंट सीजर। सीजर को प्रिवेंट करने के लिए एक मरीज में वेगल नर्व स्टिमुलेटर हमने प्रेस किया, विच वुड इंडिकेट दैट द डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। कौन सी चीज इंडिकेट करती है कि ये जो डिवाइस है ये प्रॉपरली काम कर रहा है? ऐसी कौन सी चीज है वो इंडिकेट करेगी कि डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा है? द क्लाइंट्स वॉइस चेंज व्हेन ऑपरेटिंग, हिकअप्स अकर विद ईच स्टिमुलेशन, द क्लाइंट हैज फील वाइब्रेशन इन द एरिया ऑफ द वेगल नर्व स्टिमुलेटर व्हेन ऑपरेशनल, द क्लाइंट्स रेडियल पल्स ऑब्लिटरेट्स व्हेन द स्टिमुलेटर इज एक्टिवेटेड। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज को आपने वेगल नर्व स्टिमुलेटर जो है वो प्लेस किया है ताकि उसका सीजर को प्रिवेंट किया जा सके। सीजर को प्रिवेंट करने के लिए एक ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है वेगल नर्व स्टिमुलेटर, और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो बॉडी जो होती है वो बाकी बॉडी जो है वो स्लो हो जाती है। वेगल नर्व का स्टिमुलेशन जब रहेगा तो मरीज का सीजर होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती है। तो हम उसको मिनिमाइज करने के पर्पज से इसको यूज ले रहे हैं। आप उसको यूज ले रहे हो तो वो काम कर रहा है सही से, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो याद रखिएगा कि जब भी हम वेगल नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, जब आप वेगल नर्व स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करते हैं तो उस दौरान मरीज की वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है ना। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द क्लाइंट्स वॉइस चेंज व्हेन ऑपरेटिंग। जब आप इसको ऑपरेट करते हो तो जो पेशेंट है उसकी वॉइस क्या हो जाती है? चेंज। अगर वॉइस चेंज हो रही है इसका मतलब तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और अगर वॉइस चेंज नहीं हुई है इसका मतलब वेगल स्टिमुलेटर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। आराम से क्वेश्चन को पढ़े, समझे और फिर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, द नर्स वर्किंग ऑन ए सर्जिकल यूनिट वुड आइडेंटिफाई which client as having the highest risk for pulmonary complication after surgery। सर्जिकल यूनिट में आप काम कर रहे हैं एज ए नर्स, कौन सा मरीज जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के सर्जरी के बाद में? 4 तरह की सर्जरी यहाँ पे दी हुई है। कौन सी सर्जरी के बाद में मरीज को पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन की रिस्क ज्यादा है? 24 ईयर ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द अल्नर, 45 ईयर ओल्ड विद ए ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, 36 ईयर ओल्ड आफ्टर द हिस्टेरेक्टमी और 50 ईयर ओल्ड आफ्टर लंबर लेमिनेक्टमी। 4 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सी सर्जरी के बाद में मरीज को कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं ज्यादा है और वो कौन से कॉम्प्लिकेशन? पल्मोनरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन उन मरीजों को ज्यादा होते हैं जिनमें एक तो एडवांस एज होती है, और दूसरा एडवांस एज का मतलब है मोर देन 40 ईयर एज है, और दूसरा उन मरीजों में मोबिलिटी जो होती है वो लेटर ऑन होती है, मोबिलिटी इनिशियल नहीं होती है, और तीसरा सर्जरी की जो साइट है वो नियर बाय डायफ्राम है, नियर बाय डायफ्राम है। अगर सर्जरी की साइज डायफ्राम के पास में है तो मरीज पेन की वजह से उसको दर्द होता है तो वो ढंग से सांस नहीं लेता है तो सिक्रीशन स्टैंड करते हैं, और मोबिलिटी अगर मरीज में प्रॉपरली नहीं हो और उसका उम्र 40 साल से ज्यादा हो, उन मरीजों में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 24 साल, ये कम रिस्क के ऊपर है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 36 ईयर हिस्टेरेक्टमी, इसकी रिस्क भी ज्यादा नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी 2 एडवांस एज के पर्सन है, लेकिन अगर मैं कोलिसिस्टेक्टमी और लंबर लेमिनेक्टमी की बात करूं तो ये मरीज के लंग्स के आसपास का एरिया नहीं होता है, जबकि सिस्टेक्टमी जो होती है, गोल ब्लैडर जो होते हैं वो डायफ्राम के पास वाले एरिया होते हैं, और पेन की वजह से मरीज जो है वो प्रॉपरली ब्रेथ नहीं लेता है, नियर डायफ्राम एरिया है, मोबिलिटी इसमें लेटर ऑन होती है और उम्र 40 साल से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन बी में जो 45 साल का इंडिविजुअल है जिसको कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है, ये सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल खोटे जवाब है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, 45 ईयर ओल्ड विद एन ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्लाइंट अराइव आफ्टर ए हाउस फायर, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ पॉसिबल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हाउस फायर के बाद में, घर में आग लगने के बाद में मरीज इमरजेंसी में हमारे पास आता है, उसमें कुछ क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। तो कौन सा क्लिनिकल साइन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में बताएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, उसकी पॉइजनिंग के बारे में बताने वाला क्लिनिकल साइन कौन सा रहेगा? आपको ये जवाब देना है। फर्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री की रीडिंग 80%, दूसरा है एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर एंड नेजल फ्लेरिंग,
तीसरा ऑप्शन दे रहा है चेरी रेड कलर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, चेरी रेड कलर। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ कार्बनियस पार्टिकल इन द स्पूटम, स्पूटम के अंदर कार्बनियस पार्टिकल की प्रेजेंसी। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के बारे में बात हो रही है। क्लिनिकल साइन पूछा है हाउस फायर के बाद में, कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, फटाफट से जवाब लिखिएगा। 80% पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का साइन नहीं होता है। एक्सपायरेटरी स्टीडर एंड नेजल फ्लेरिंग, हालांकि इनका संबंध बाकी रेस्पिरेटरी एलिमेंट से होता है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के क्लिनिकल साइन तीनों ही नहीं है, और न ही स्पूटम के अंदर कार्बनियस पार्टिकल इसका साइन है। ए, बी और डी तीनों का संबंध कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के सिम्टम से नहीं है। एकमात्र सिम्टम है मरीज की चेरी रेड कलर अगर टंग है, चेरी रेड कलर की टंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये इंडिकेट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। चेरी रेड कलर का टंग अगर मरीज का है, म्यूकस मेम्ब्रेन अगर चेरी रेड कलर का है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का क्लिनिकल साइन है। तो सी इज द करेक्ट वन। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, बहुत ही बढ़िया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। प्रेस द लाइक बटन अगर कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, कुछ डिफरेंट सीख रहे हैं, कुछ हट के सीख रहे हैं, तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, है कि नहीं है? तो शेयर जरूर करें कंटेंट को। आगे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्लाइंट एडमिटेड आफ्टर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है, मरीज एडमिट हुआ है, नर्स सस्पेक्ट कर रही है कि मरीज को कंपनसेटरी स्टेज है शॉक की, मरीज जो है वो शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर है। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये इंडिकेट करता है कि मरीज शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर है? ऐसा क्या क्लिनिकल साइन है जो ये बताता है कि मरीज शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर है? पहला है उसका ब्लड प्रेशर 120/70 है और उसका कंफ्यूजन हो रहा है और उसकी हार्ट रेट 120 है। दूसरा है क्रैकल ऑन द चेस्ट, ऑस्कल्टेशन एंड मोटल्ड स्किन और लिथार्जी है मरीज। तीसरा कह रहा है स्किन का कलर जो है वो जॉन्डिस टाइप का है, यूरिन आउटपुट जो है वो 30 ml से कम है पिछले 1 घंटे का, और हार्ट रेट 170 है। और अगला है रैपिड सैलो रेस्पिरेशन, अनकॉन्शियस है मरीज और पट्टेची है एंटीरियर चेस्ट के ऊपर। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा क्लिनिकल साइन इंडिकेट करता है कि मरीज शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर है। बहुत ही बेसिक से मैं बात करूं कि शॉक की कंपनसेटरी स्टेज जब भी आपको पूछा जाए तो मरीज का ब्लड प्रेशर जो है वो तो हो जाता है नॉर्मल, जब मरीज कंपनसेट करता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ये शॉक का सबसे पहला कंपनसेटरी साइन है और ये एकमात्र ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन 1। ब्लड प्रेशर 120/70 नॉर्मल हो गया है और हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई है, टेकी है और मरीज कंफ्यूजन के अंदर है। इसका मतलब ये मरीज शॉक में है लेकिन शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है उनमें कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक के साइन नहीं है। हालांकि ये सारे साइन कुछ न कुछ हद तक कहीं ना कहीं शॉक से कोरिलेटेड करते हैं, पर ये शॉक की कंपनसेटरी स्टेज के अंदर ये साइन प्रकट नहीं होते, इसलिए खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था जिसका कंसेप्ट आपने अगर समझ लिया तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, लाइक करें, शेयर करें। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, MPCHO टेस्ट सीरीज। करना क्या है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाओ, टाइप करो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का ऐप है, उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इस ऐप के ऊपर आज ही ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है MPCHO टेस्ट सीरीज, जो कि अवेलेबल है ऐप के ऊपर। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 35 टेस्ट, जिसमें 30 अनपेड टेस्ट रहेंगे, 30 पेड टेस्ट रहेंगे और 5 बिल्कुल फ्री टेस्ट रहेंगे। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। ये टेस्ट सीरीज जो है इसको परचेज करने के लिए ये जो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे या गूगल पे करना है 299। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो बहुत लो प्राइस है, बेसिक प्राइस है 299 रुपीज। 299 रुपए में 1 महीने के लिए आपको ये टेस्ट सीरीज डेली अवेलेबल होगी। सुबह 9 बजे एक टेस्ट आपको वहां पे खुलेगा, उसको 24 घंटे तक रखेगा। अगले दिन सुबह 9 बजे आपको अगला टेस्ट खुलेगा। इस तरीके से डे बाय डे आपको वहां पे टेस्ट अवेलेबल होने रहेंगे।
30 दिन लगातार ये टेस्ट सीरीज चलेगी और साथ में 5 फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे मेगा टेस्ट टाइप के। ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन ये टेस्ट आपके लिए एक्टिव कर दिया जाएगा और आपको ये टेस्ट लगातार मिलता रहेगा। जैसे ही आपको विदित है कि बिहार सीएचओ में भी जो टेस्ट थे वो बिना क्वेश्चन ऑप्शन चेंज हुए हूबहू आए थे। तो अगर आप इस तरीके का कंसेप्चुअल मटेरियल चाहते हैं तो आप जरूर टेस्ट सीरीज को परचेज करें। ये टीम नोवेल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो चुकी है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस लेना तो जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से, जो कि लहरिया स्वीट होम के सामने चल रही है। 2:30 बजे से क्लासेस का टाइम है। कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ सफलता के आसमान को छूना चाहते हैं तो आज ही देरी किए बिना पहुंच जाइए टीम नोवेल के साथ में, जुड़ जाइए टीम नोवेल के संग और शुरू कर दीजिए अपना ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर जरूर करें क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।